नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में 5 चरण के मतदान के बाद अब जबकि तृणमूल और भाजपा के बीच कुछ आखिरी दाव बचा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 200 प्लस सीटों का दावा कर रहे हैं, तो ये चर्चा भी तेज होने लगी है कि बीजेपी आई तो कमान किसके हाथ जाएगी, गांव में लोकप्रिय नेता के हाथ या शहरी प्रबुद्ध लोगों के पसंदीदा नेता के हाथ। हाल ही में कोलकाता में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रमुख रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का ही होगा, लेकिन ये मैं तय नहीं कर सकता कि कौन होगा। पार्टी का संसदीय बोर्ड इस पर निर्णय लेगा। भाजपा ने अभी भले ही मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अगर भाजपा पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव में टीएमसी को झटका देने में कामयाब रहती है तो उसके पास मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। आइए इन दावेदारों पर एक नजर डालते हैं। पहले दिलीप घोष। पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई में 9वें अध्यक्ष हैं दिलीप घोष। अगर बीजेपी बंगाल में चुनाव जीतती है तो वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार होंगे। घोष का आरएसएस पृष्ठभूमि से होना ही उन्हें सीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार बनाता है। 2014 में भाजपा की सक्रिय राजनीति में आने से पहले दिलीप घोष ने 1984 में आरएसएस प्रचारक के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। शुरुआत में भाजपा की राज्य इकाई के महासचिव के रूप में नियुक्त होने के बाद 2015 में उन्हें पश्चिम बंगाल का पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2020 में घोष को फिर से राज्य के पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ भाजपा की राजनीतिक लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के साथ मिलकर पार्टी के प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने के साथ ही दिलीप घोष का कद भी बढ़ता जा रहा है। 2016 में दिलीप घोष के नेतृत्व में ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोला था। चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, जिसमें दिलीप घोष ने खुद चुनाव लड़ा था और खड़गपुर सदर से 7 बार के विधायक कांग्रेस के ज्ञान सिंह सोहनपाल को हराया था। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल से केवल 2 सीट जीतने वाली बीजेपी ने 2019 में 18 सांसदों को लोकसभा में भेजा। तृणमूल कांग्रेस के 43.3% के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 40.7% तक बढ़ गया। दिलीप घोष ने मिदनापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। हालांकि घोष अपनी खड़गपुर सदर विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत नहीं दिला सके, तो उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद खाली हो गई थी। टीएमसी ने 2019 के उपचुनावों में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। घोष की सबसे बड़ी खामी है उनका बड़बोलापन। जी हाँ, बीजेपी नेता वर्षों से अपनी टिप्पणियों के जरिए कई विवादों को जन्म देते रहे हैं। दूसरा, मुकुल रॉय। किसी समय पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए एक बाहरी व्यक्ति और प्रतिद्वंदी रहे मुकुल रॉय अब पार्टी के एक प्रभावशाली नेता बन गए हैं। सितंबर 2020 में उन्हें बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। बीजेपी के कई पुराने नेताओं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा की तरह मुकुल रॉय का कद बीजेपी में नहीं घटा। हालांकि इसे टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने वालों को पार्टी की ओर से मिलने वाले फायदे के तौर पर देखा गया। रॉय के साथ टीएमसी के पूर्व सांसद अनुपम हाजरा भी जनवरी 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे, जिन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से एक मुकुल रॉय पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी थे। उन्हें टीएमसी के मुख्य जमीनी नेता के रूप में जाना जाता था। 66 वर्षीय रॉय को 2006 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था और 2017 में इस्तीफा देने तक सदस्य बने रहे। वो यूपीए सरकार में राज्यसभा सांसद के अपने कार्यकाल में रेल मंत्री भी रहे। रॉय ने 2017 में टीएमसी से नाता तोड़ लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा थी कि 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी की जबरदस्त जीत के बाद पार्टी में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बढ़ते कद से भी रॉय नाराज थे। 2017 के बाद से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव में मुकुल रॉय ने अहम भूमिका निभाई और कई अन्य टीएमसी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी में शामिल होने के लिए प्रभावित किया।
तीसरे शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी का जहाज छोड़ बीजेपी के नैया में सवारी करने वाले शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में शामिल हुए मुश्किल से कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन वो पहले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में अपनी जगह स्थापित कर चुके हैं। जब 19 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए तो वो इस चुनावी समर का सबसे हाई प्रोफाइल दलबदल में से एक बन गया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में 2007 के भूमि आंदोलन की अगुवाई के दौरान ममता बनर्जी की नजरों में आए थे। ये उनके राजनीतिक सफर में एक अहम मोड़ साबित हुआ। शुभेंदु अधिकारी के पिता और भाई भी टीएमसी से जुड़े रहे हैं। अधिकारी पहली बार 2009 में पूर्वी मिदनापुर की तमलुक लोकसभा सीट से जीत हासिल कर सांसद बने। 2014 में इस सीट पर उन्होंने फिर से जीत हासिल की। 2016 में अधिकारी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उतरे। उन्होंने टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम विधानसभा सीट से जीत हासिल की। ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। अधिकारी ने 2020 की शुरुआत से ही टीएमसी के कार्यक्रमों और कैबिनेट की बैठकों में जाना बंद कर दिया था। टीएमसी में अधिकारी ने असंतोष के स्वर उठाने शुरू कर दिए थे। कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी पार्टी के अंदर अभिषेक बनर्जी के बढ़ते दबदबे और पार्टी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के हस्तक्षेप से नाखुश थे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस अधिकारी के पार्टी से जाने को किसी भी तरह का झटका मानने से खारिज करती रही है। वहीं ममता बनर्जी का मौजूदा चुनावों में नंदीग्राम से चुनाव लड़ना एक अलग कहानी बताता है। टीएमसी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव कंठी दक्षिण और नंदीग्राम की 2 विधानसभा सीटों तक ही सीमित है, जहां वो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। वहीं बीजेपी उनके गृह जिले पूर्वी मिदनापुर के साथ जंगल महल के जिलों बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, झारग्राम और पश्चिम मिदनापुर में जीत का भरोसा लगाए बैठी है। अगर शुभेंदु अधिकारी इस क्षेत्र की 60 विधानसभा सीटों को भाजपा के खाते में ले आते हैं तो वो भाजपा की जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर बीजेपी में असंतोष के स्वर बढ़ सकते हैं कि चुनाव से कुछ ही समय पहले आए नेता को इतना बड़ा पद कैसे दिया जा रहा है। चौथा, स्वपन दासगुप्ता। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित स्वपन दासगुप्ता एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, जिन्होंने इंडिया टुडे सहित कई प्रमुख अंग्रेजी प्रकाशनों में संपादकीय पदों पर काम किया है। वो एक जाने माने बुद्धिजीवी हैं जो मुखर होने के साथ ही अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। अप्रैल 2016 में स्वपन दासगुप्ता को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। बंगाल के उच्च श्रेणी या भद्रलोक के सदस्य दासगुप्ता को पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के सर्वोच्च पद के करीबियों के तौर पर देखा जाता है। दासगुप्ता के चुनाव में उतरने पर बीजेपी एक ऐसे बौद्धिक वर्ग को अपने साथ जोड़ने का इरादा रखती है जिसने बंगाल में बीजेपी के लिए हिंदी पट्टी की पार्टी की संभावना के मद्देनजर अपनी नाक सिकोड़ रखी है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने स्वपन दासगुप्ता की भूमिका को केवल भद्रलोक या बुद्धिजीवियों या कोलकाता के बड़े तबकों तक सीमित नहीं किया है। हालिया महीनों में दासगुप्ता को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की लगभग सभी रैलियों और रोड शो में देखा गया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन से पहले बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के झारग्राम के हालिया लॉन्च में वो राजनीतिक भाषण भी दे रहे थे। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या लालगढ़ की धूल और घास इस पत्रकार नेता के लिए नबना यानी कि राज्य सचिवालय का रास्ता तय कर सकती है। पांचवा, लॉकेट चटर्जी। पश्चिम बंगाल भाजपा में इस 46 वर्षीय महिला नेता का कद तेजी से बढ़ रहा है। हुगली से सांसद लॉकेट चटर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की महासचिव हैं। टीएमसी की पूर्व सदस्य लॉकेट चटर्जी 2015 में बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही लगातार पार्टी के नेतृत्व का विश्वास हासिल करती आ रही हैं। 2019 में अपनी पहली चुनावी जीत के बाद लोकसभा में पार्टी व्हिप नियुक्त होने से लेकर राज्य महिला मोर्चा के अध्यक्ष से पार्टी महासचिव के बनाए जाने तक अभिनेत्री से राजनेता बनी लॉकेट के लिए आगे कई रास्ते खुले हैं। अगर बीजेपी 2021 को बंगाल में अपना भाग्यशाली साल साबित करती है तो क्या एक महिला की जगह कोई महिला ले सकती है, इसका पता जल्द ही चल जाएगा। छठा, देबश्री चौधरी। देबश्री चौधरी वर्तमान में केंद्र सरकार में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री हैं। वो केंद्रीय मंत्री परिषद में पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 चेहरों में से एक हैं। पहली बार सांसद और सरकार में पहली बार मंत्री बनी चौधरी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के साथ पुराना नाता है।
तो अभी बंगाल विधानसभा चुनाव के 3 चरण बाकी हैं, 5 चरण हो चुके हैं और ना सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश में ये चर्चा जोरों पर है कि बंगाल की सत्ता किस बीजेपी नेता के हाथ आएगी। जिस तरीके से समीकरण बनते नजर आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी को अपनी हार का एहसास हो चुका है। एक तरफ बीजेपी हर्षोल्लास से भरी हुई है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रही हैं। अब चर्चा इस बात की नहीं कि बीजेपी या टीएमसी में से कौन बाजी मारेगा, बल्कि इस बात की है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।